क्या आपने कभी किसी ऐसे शायर के बारे में सुना है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी मोहब्बत की मगर मोहब्बत कभी उसकी ना हुई? एक ऐसा इंसान जो महफिल में बैठकर सबको हंसा देता था लेकिन तन्हाई में अपने ही लफ्ज़ों से टूट जाता था। उर्दू अदब की दुनिया में बहुत से बड़े शायर गुजरे, लेकिन एक ऐसा नाम जिसे सिर्फ शायर कहना शायद उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। वो एक फ़लसफ़ी भी था, एक मुफक्कर भी, एक बागी भी था और एक ऐसा हसास इंसान भी जिसने अपने अंदर के तूफ़ान को गज़लों में कैद कर दिया। वो इंसान था जॉन एलिया। जॉन एलिया की शायरी सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। उनके अल्फाज आज भी लाखों लोगों के दिलों में उसी शिद्दत से जिंदा हैं जैसे बरसों पहले थे। नौजवान नस्ल आज भी उनके अशार अपने जज्बात की ज़ुबान समझते हैं और शायद यही किसी शायर की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। लेकिन सवाल ये है, आखिर जॉन एलिया की शख्सियत में ऐसी कौन सी बात थी कि इंतकाल के कई बरस बाद भी उनका नाम पहले से ज़्यादा महसूस होता है? आखिर वो अपनी ही ज़िंदगी से इतने नाराज़ क्यों दिखाई देते थे? उनकी शायरी में मोहब्बत से ज़्यादा जुदाई, उम्मीद से ज़्यादा उदासी और ज़िंदगी से ज़्यादा बेजारी क्यों नज़र आती है? क्या ये सब सिर्फ शायरी थी या फिर उनकी अपनी ज़िंदगी की कहानी? आज की इस वीडियो में हम जॉन एलिया की पूरी ज़िंदगी का सफ़र करेंगे। हम जानेंगे कि हिंदुस्तान के एक इल्मी और अदबी घराने में पैदा होने वाला ये बच्चा आखिर पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद शायरों में कैसे शुमार होने लगा। हम उनके बचपन, तालीम, हिजरत, मोहब्बत, शादी, तलाक, तन्हाई, फ़लसफ़े, मशहूर किताबें, यादगार इशार और ज़िंदगी के आखिर अयाम तक हर अहम पहलू को हकीकत पर मबनी अंदाज में समझेंगे। इस सफ़र में हम सिर्फ एक शायर की दास्तान नहीं सुनेंगे बल्कि एक ऐसे इंसान को जानने की कोशिश करेंगे जिसके लफ्ज़ तो लाखों लोगों की ज़ुबान पर हैं मगर जिसका अंदर शायद हमेशा तन्हा रहा। तो आइए शुरू करते हैं जॉन एलिया की ज़िंदगी का वो सफ़र जिसका आगाज़ आज से तकरीबन एक सदी पहले हिंदुस्तान के एक तारीखी शहर से हुआ था और जिसने आगे चलकर उर्दू अदब की तारीख में हमेशा के लिए अपना नाम लिख दिया। व्यूअर्स, हर अजीम इंसान की कहानी किसी न किसी जगह से शुरू होती है और जॉन एलिया की कहानी शुरू होती है हिंदुस्तान के एक ऐसे शहर से जो सदियों से इल्मो अदब और तहजीब का मरकज़ समझा जाता था। उस शहर का नाम था अमरोहा। ये वही अमरोहा था जहां घरों में सिर्फ रोज़मर्रा की बातें नहीं होती थी बल्कि अदब, फ़लसफ़ा, तारीख़ और मज़हब पर भी गुफ्तगू हुआ करती थी। उसी इल्मी माहौल में 14 दिसंबर 1931 को एक बच्चे ने आँख खोली जिसका असल नाम था सैयद हुसैन सब्ते असगर नकवी, लेकिन दुनिया ने बाद में उसे एक ही नाम से पहचाना, जॉन एलिया। जॉन एलिया किसी आम खानदान में पैदा नहीं हुए थे। उनके वालिद अल्लामा शफीक हसन एलिया अपने वक़्त के नहायत पढ़े लिखे इंसान थे। वो सिर्फ उर्दू ही नहीं बल्कि अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी समेत कई ज़ुबानों पर अबूर रखते थे। अदब, फ़ल्कियात और मुख्तलिफ अलमी मौज़ूआत में उनकी गहरी दिलचस्पी थी और उनका शुमार अपने दौर के अहले इल्म में किया जाता था। सोचिए, जिस घर में सुबह किताबों के दरमियान हो, जहाँ शाम को शायरी पर गुफ्तगू हो, जहाँ फ़लसफ़े पर बहस मामूल की बात हो, वहाँ पलने वाला बच्चा आम कैसे हो सकता है? जॉन एलिया अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके बड़े भाई रईस अमरोही उर्दू के मारूफ शायर और दानिश्वर थे जबकि दूसरे भाई सैयद मोहम्मद तक्का फ़लसफ़े के माहिर और मुतरज्जम थे। गोया इल्म, किताब और फ़िक्र जॉन एलिया को बाहर से नहीं मिली बल्कि उन्हें ये सब विरसे में मिला था। कहते हैं
بعض بچوں کے ہاتھ میں کھلونے اچھے لگتے ہیں اور بعض کے ہاتھ میں کتابیں۔ جون ایلیا شاید دوسرے لوگوں میں سے تھے جن کے ہاتھ میں کتابیں اچھی لگتی تھی۔ بہت کم عمری میں ہی انہیں مطالعے کا ایسا شوق پیدا ہوا کہ وہ گھنٹوں گھنٹوں کتابوں میں کھوئے رہتے تھے۔ تاریخ، فلسفہ، منطق اور زبانیں، یہ سب ان کی دلچسپی کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ بعد میں وہ اردو کے علاوہ عربی، فارسی، انگریزی اور کئی دوسری زبانوں سے بھی واقف ہوئے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جون ایلیا کی شاعری بعد میں صرف محبت تک محدود نہ رہی، اس میں فلسفہ بھی تھا، تاریخ بھی اور انسان کے اندر چلنے والی جنگ بھی۔ شہر امروہہ صرف جون ایلیا کی جائے پیدائش نہیں تھا، بلکہ وہ ان کی شخصیت کی بنیاد بھی تھا۔ یہی انہوں نے پہلی بار لفظوں کی طاقت کو محسوس کیا، یہی انہوں نے کتابوں سے دوستی کی۔ اسی شہر میں انہوں نے اپنے والد اور بھائیوں کو علم پر گفتگو کرتے دیکھا، اور شاید یہی ان کے اندر وہ شاعر خاموشی سے جنم لے رہا تھا جسے ابھی دنیا نے پہچانا بھی نہیں تھا۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ امروہہ کی یہ پرسکون گلیاں، یہ علمی ماحول، یہ خاندان، سب کچھ جلد ہی ایک ایسے تاریخی واقعے کی زد میں آنے والا تھا جس نے صرف جون ایلیا ہی نہیں بلکہ برِ صغیر کے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی۔ برِ صغیر کی تقسیم، اور یہی وہ موڑ تھا جہاں سے جون ایلیا کی زندگی کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ جون ایلیا کا بچپن کیسا تھا، انہوں نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور صرف 8 سال کی عمر میں ایسا کیا ہوا کہ لوگوں کو اندازہ ہونے لگا کہ یہ بچہ ایک دن غیر معمولی شاعر بن سکتا ہے۔ ویورز، کچھ بچے کھیل کے میدانوں میں بڑے ہوتے ہیں اور کچھ کتابوں کے درمیان۔ جون ایلیا بھی انہی بچوں میں سے ایک تھے جن کے لیے کتاب صرف علم حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں تھی بلکہ ایک نئی دنیا کا دروازہ تھی۔ امروہہ کے علمی ماحول میں پرورش پانے والے جون نے بہت کم عمری ہی سے مطالعہ شروع کر دیا تھا۔ ان کے گھر میں عربی، فارسی، اردو اور دینی و فلسفیانہ کتابوں کا خزانہ موجود تھا۔ یہی ماحول ان کی شخصیت کی بنیاد بنا۔ کہا جاتا ہے کہ عام بچے سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں، مگر جون ایلیا ان لوگوں میں سے تھے جو جواب ملنے کے بعد نئے سوال پیدا کر لیتے ہیں۔ انہیں صرف شاعری میں دلچسپی نہیں تھی، تاریخ، فلسفہ، منطق، ادیان اور زبانیں، یہ سب ان کے شوق کا حصہ بنتے چلے گئے۔ بعد کے برسوں میں یہی وسیع مطالعہ ان کی شاعری کو دوسروں سے مختلف بنانے والا تھا۔ جون ایلیا اپنی ابتدائی تعلیم امروہہ میں ہی حاصل کر چکے تھے، اگرچہ ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ انہوں نے بچپن ہی میں شاعری شروع کر دی تھی، لیکن اس حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں کہ پہلے غزل یا پہلا شعر کس عمر میں کہا۔ اس لیے اتنا کہنا زیادہ درست ہے کہ کم عمری میں ہی ان کا رجحان شعر و ادب کی طرف واضح ہو چکا تھا اور نوجوانوں تک وہ باقاعدہ شعر کہنے لگے تھے۔ ان کے والد اکثر علمی گفتگو کیا کرتے تھے۔ گھر میں آنے والے مہمان بھی عام لوگ نہیں ہوتے تھے، کوئی شاعر، کوئی عالم، کوئی ادیب اور کوئی فلسفے پر گفتگو کرنے والا۔ جون خاموشی سے بیٹھ کر یہ سب سنتے رہتے۔ شاید انہیں اس وقت بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن لوگ انہی کی باتیں سننے کے لیے محفلیں سجایا کریں گے۔ جون ایلیا صرف الفاظ یاد نہیں کرتے تھے، وہ الفاظ کے پیچھے چھپے معنی تلاش کرتے تھے۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ انسان خوش کیوں ہوتا ہے، اداس کیوں ہوتا ہے، محبت کیوں کرتا ہے، اور پھر اسی محبت سے ٹوٹ کیوں جاتا ہے۔ یہی سوال آگے چل کر ان کی شاعری کی پہچان بن گئے۔ سال گزرتے گئے، جون کی عمر بڑھتی گئی، لیکن ان کا رشتہ کتابوں سے کمزور نہیں ہوا۔ وہ عربی اور فارسی کے کلاسیکی ادب کا مطالعہ کرتے، فلسفے کی تحریریں پڑھتے اور اردو شاعری کے بڑے ناموں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔
यही वजह थी कि जब उन्होंने अपनी शायरी का बाकायदा सफ़र शुरू किया तो उनके अशार में सिर्फ जज्बात नहीं थे बल्कि एक गहरी फिक्री दुनिया भी मौजूद थी। उनकी शख्सियत को समझने के लिए शायद उनका ये मशहूर शेर काफ़ी है, बहुत नज़दीक आती जा रही हो, बहुत नज़दीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। यह सिर्फ मोहब्बत की बात नहीं बल्कि जॉन एलिया की पूरी सोच की एक झलक है। वो हर खुशी के पीछे छुपी जुदाई को भी महसूस करते थे। व्यूवर जरा सोचें, बचपन में जो लड़का घंटों किताबों में खो जाता था वो अब लफ्ज़ों के जरिए अपनी एक दुनिया बना रहा था, मगर अभी इस दुनिया का दायरा सिर्फ अमरोहा तक महदूद था। उन्हें क्या मालूम था कि चंद ही बरसों बाद तारीख एक ऐसा फैसला करेगी जो उन्हें अपने आबाई शहर, अपने घर, अपनी गलियों और अपनी यादों से जुदा कर देगा। 1947 बड़े सगीर की तकसीम और एक ऐसा वाकया जिसने लाखों लोगों की किस्मत बदल दी और जॉन एलिया भी इसी तूफान से महफूज ना रह सके। लेकिन हैरत की बात यह है कि उन्होंने तकसीम के फौरन बाद पाकिस्तान हिजरत नहीं की। आखिर ऐसा क्यों? वो हिंदुस्तान में कई साल मजीद क्यों रुके और फिर 1957 में पाकिस्तान आने का फैसला क्यों किया? यही जानेंगे अगले हिस्से में, जहां जॉन एलिया की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होता है। व्यूअर्स, 1947 बड़े सगीर की तारीख का वो साल जिसने सिर्फ 2 नए ममालिक ही नहीं बनाए बल्कि करोड़ों इंसानों की जिंदगियां भी हमेशा के लिए बदल दी। घर बिखर गए, रिश्ते टूट गए और सदियों से आबाद बस्तियां अचानक 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। इसी दौरान लाखों मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ गए और लाखों हिंदू और सिख पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले गए। लेकिन जॉन एलिया ने वो फैसला फौरन नहीं किया जो उस वक्त लाखों लोग कर रहे थे। तकसीम के बाद भी जॉन एलिया तकरीबन 1 दहाई तक अमरोहा ही में रहे, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि वो 1947 ही में पाकिस्तान आ गए थे, जबकि मस्तन मालूमात के मुताबिक उन्होंने 1957 में पाकिस्तान हिजरत की। आखिर क्यों? इसका कोई एक कतई जवाब और जॉन एलिया ने नहीं दिया। अलबत्ता उनके करीबी लोग और अदबी हलकों के मुताबिक अमरोहा से उनका जज्बाती ताल्लुक बहुत गहरा था। वो सिर्फ एक शहर नहीं था, वो उनका बचपन था, उनकी यादें थी, उनका खानदान था और उनकी पहचान थी। जरा सोचिए, जिस शहर की हर गली आपको पहचानती हो, जहां हर दीवार के साथ बचपन की कोई याद जुड़ी हो, जहां आपने पहली बार किताब हाथ में पकड़ी हो, उस शहर को छोड़ देना कितना मुश्किल होगा। शायद इसीलिए जॉन ने जल्दी फैसला नहीं किया, लेकिन वक्त इंसान से वो फैसले भी करवा देता है जिनका वो कभी तसव्वुर भी नहीं करते। आखिरकार 1957 में जॉन एलिया पाकिस्तान आने का फैसला करते हैं। वो अपना आबाई शहर, अपना घर, अपनी गलियां और अपनी ही बेशुमार यादें पीछे छोड़कर कराची आ गए। वो सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक पूरी जिंदगी से बिछड़ने का सफर था। कहते हैं कुछ लोग अपना सामान साथ ले आते हैं और कुछ अपनी उदासियां। जॉन शायद दूसरी किस्म के इंसान थे। वो पाकिस्तान तो आ गए, लेकिन अमरोहा उनके अंदर हमेशा जिंदा रहा। उनकी गुफ्तगू में, उनकी यादों में और कहीं ना कहीं उनकी शायरी में अमरोहा जिंदा था। हिजरत के बाद कराची उनका नया शहर बन गया। यहीं से उनकी अमली, अदबी और सहाफती जिंदगी ने एक नई सिमत इख्तियार की। जॉन ने मुख्तलिफ रसाइल और अदबी अदारों के साथ काम किया, तराजुम किए, तहकीक की और आहिस्ता आहिस्ता कराची के अदबी हलकों में अपनी मुनफरिद शनाख्त कायम करना शुरू की। लेकिन व्यूवर्स, जो शख्स अपने शहर से बिछड़ जाए वो शायद कभी मुकम्मल तौर पर किसी और शहर का नहीं हो पाता।
जॉन एलिया के अंदर भी एक खामोश उदासी हमेशा मौजूद रही और शायद उसी कैफियत को उनके उस मुख्तसर मगर गहरे शेर में महसूस किया जा सकता है। दिल की वीरानी का क्या मज़कूर है, दिल की वीरानी का क्या मज़कूर है, ये नगर 100 मर्तबा लूटा गया, क्या ये नगर 100 मर्तबा लूटा गया। ये शेर सिर्फ एक दिल की बात नहीं लगता, बल्कि जैसे एक ऐसे इंसान की आवाज हो जिसने अपना शहर, अपनी मिट्टी और अपनी कई यादें पीछे छोड़ दी हो। कराची में जॉन एलिया की जिंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ। यहाँ जॉन को नए दोस्त मिले, नई महफिलें मिली, अदब की नई दुनिया मिली और रफ्ता रफ्ता उनकी शायरी लोगों की तवज्जो हासिल करने लगी। लेकिन जिस शख्स के अंदर तन्हाई पहले ही घर कर चुकी हो, वो शोहरत मिलने के बाद भी मुकम्मल खुश नहीं हो सकता। जॉन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये वो जमाना था जब एक तरफ उनकी अलमी शख्सियत परवान चढ़ रही थी और दूसरी तरफ किस्मत उन्हें एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाली थी जो बाद में उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और शायद सबसे दर्दनाक बाब साबित हुई। जाहिदा हना, एक मारूफ अदीबा जिनसे मुलाकात ने जॉन की जिंदगी का रुख बदल दिया। लेकिन यह मुलाकात कैसे हुई, मोहब्बत कैसे परवान चढ़ी और फिर वो रिश्ता आखिर टूट क्यों गया, ये जानेंगे अगले हिस्से में, जहां जॉन की जिंदगी का सबसे जज्बाती बाब शुरू होता है। व्यूवर्स, कभी कभी इंसान एक जगह छोड़ देता है लेकिन अपनी कहानी साथ ले जाता है। जॉन एलिया भी जब अमरोहा से कराची आए तो उनके साथ सिर्फ एक शहर की जुदाई न थी, बल्कि बरसों का मुतालिया, यादें, सवालात और एक ऐसा जहन था जो आम रास्तों पर चलने के लिए तैयार न था। कराची एक ऐसा शहर जहां मुख्तलिफ इलाकों, जुबानों और सकाफतों के लोग जमा थे। ये शहर नए आने वालों को भी जगह देता था और नए ख्यालात को भी। यही कराची जॉन एलिया की अदबी जिंदगी का नया मैदान बन गया। पाकिस्तान आने के बाद जॉन एलिया ने सिर्फ शायरी ही नहीं की, बल्कि इल्म व तहकीक के मुख्तलिफ कामों से भी वाबस्ता रहे। वो एक गहरा मुतालिया रखने वाले इंसान थे। उर्दू के साथ साथ अरबी, फारसी और फलसफे पर उनकी गिरफ्त ने उन्हें दूसरे शायरों से मुख्तलिफ मकाम दिया। उनकी गुफ्तगू में भी यही रंग नजर आता है। वो सिर्फ जज्बात की बात नहीं करते, बल्कि ख्याल, तारीख और इंसान के वजूद पर भी सवाल उठाते हैं। जॉन का अंदाज शुरू ही से रवायती शायरों से मुख्तलिफ था। वो मोहब्बत लिखते थे, लेकिन सिर्फ खूबसूरत ख्वाबों वाली मोहब्बत नहीं, वो मोहब्बत के अंदर छुपी बेयकीनी, फासले, शिकस्त और इंसान की कमजोरियों को भी बयान करते थे। शायद यही वजह थी कि उनकी शायरी पढ़ने वाला ऐसा महसूस करता है कि शायर सिर्फ अल्फाज नहीं लिख रहा, बल्कि अपने अंदर की कोई जंग बयान कर रहा है। जॉन के अशार में एक अजब इम्तजाज नजर आता है। एक तरफ अक्ल व फलसफा, दूसरी तरफ दिल की तकलीफ। मसलन, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस को तबाह कर लिया है और मलाल भी नहीं है। ये शेर जॉन की उस कैफियत को जाहिर करता है जहाँ इंसान अपनी जात को भी सवाल बना लेता है। कराची में रहते हुए जॉन अदबी हलकों का हिस्सा बनते गए। मुशायरों में उनकी शिरकत लोगों की तवज्जो हासिल करने लगी। उनका अंदाज़े गुफ्तगू, उनकी शख्सियत, उनकी बेबाकी और उनके अशार सब मिलकर एक ऐसी शख्सियत बनाते थे जो आम शायरों से मुख्तलिफ महसूस होती थी। वो सिर्फ शेर सुनाने नहीं आते थे, वो एक पूरा मिजाज लेकर आते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जॉन को शोहरत बहुत देर से मिली। वो कई दहाइयों तक अदबी हलकों में जाने जाते रहे, मगर आम क़ारीन तक उनकी शायरी ज्यादा वसी पैमाने पर बाद में पहुंची। उनका पहला शेरी मजमुआ शायद 1990 में शाया हुआ। उस वक़्त जॉन एलिया की उम्र तकरीबन 60 बरस थी। सोचिए, एक ऐसा शायर जिसने अपनी जवानी और जिंदगी का बड़ा हिस्सा लिखते हुए गुजार दिया, उसकी पहली किताब इतनी देर बाद सामने आई। लेकिन शायद
यही ताहीर उसकी कहानी को और भी मुनफरिद बनाती है। जॉन उन शायरों में से नहीं थे जो सिर्फ तारीफ हासिल करने के लिए लिखते थे, वो अपने अंदर के सवालों का जवाब तलाश करने के लिए लिखते थे। इसलिए उनकी शायरी में एक ऐसी सच्चाई महसूस होती है जो कारी को अपने करीब ले आती है। एक शायर की असल कामयाबी शायद यही होती है कि वो अपने जमाने से आगे निकल जाए। जॉन एलिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी शायरी अपने वक्त में भी पढ़ी गई और आज नई नस्ल भी उस शिद्दत से उन्हें पढ़ रही है। लेकिन जॉन की जिंदगी में अभी सबसे खूबसूरत और सबसे पेचीदा बाब आना बाकी था। कराची में उनकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से होने वाली थी जिसने उनकी जिंदगी, उनकी सोच और उनकी शायरी पर गहरा असर डाला। वो शख्सियत थी जाहिदा हना। एक मुलाकात जो मोहब्बत में बदली, एक रिश्ता जिसने जॉन एलिया को खुशियां भी दी और फिर एक ऐसी तकलीफ भी दी जिसका अक्स उनकी शायरी में हमेशा नजर आया। अगले हिस्से में हम जानेंगे जॉन और जाहिदा की कहानी, उनकी शादी और उस रिश्ते के उनकी जिंदगी पर असरात। व्यूअर्स, कुछ मुलाकातें इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक वाकया नहीं होती बल्कि एक पूरा बाब बन जाती हैं। जॉन की जिंदगी में भी एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने उनकी पर्सनैलिटी, उनके जज्बात और उनकी शायरी पर गहरा असर छोड़ा। ये मुलाकात थी जाहिदा हना से। जाहिदा हिना उर्दू अदब की एक मारूफ अदीबा, कालम निगार और दानिश्वर थी। वो भी किताबों, ख्यालात और अल्फाज की दुनिया से ताल्लुक रखती थी। शायद यही वजह थी कि जॉन एलिया और जाहिदा हिना के दरमियान सिर्फ एक जज्बाती ताल्लुक नहीं था बल्कि ज़हनी हम आहंगी भी मौजूद थी। दोनों का ताल्लुक अदब की दुनिया से था। दोनों मुतालिया पसंद थे और दोनों अल्फाज की ताकत को समझते थे। जॉन की शख्सियत आम लोगों से मुख्तलिफ थी। वो बहुत हसास तबीयत रखते थे। वो चीज़ों को गहराई से महसूस करते थे और जब ऐसा इंसान किसी से ताल्लुक कायम करता है तो वो ताल्लुक भी आम नहीं रहता। यही वजह है कि जाहिदा हिना के साथ उनका रिश्ता उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। ये रिश्ता ऐसे दौर में कायम हुआ जब दोनों अपनी अपनी इल्मी और अदबी शनाख्त बना रहे थे। उनके घर में भी अदब और गुफ्तगू का माहौल था। उनके बच्चे भी हुए जिनमें मारूफ अदीब और शायर भी शामिल हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जिंदगी के हालात बदलते गए। हर रिश्ता सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलता, कभी कभी हालात, मिजाज, फासले और जिंदगी के मसाइल भी अपना असर दिखाते हैं। जॉन और जाहिदा का ताल्लुक भी वक्त के साथ साथ मुश्किलात का शिकार हुआ और बिलाहर दोनों अलग हो गए। ये जुदाई जॉन की जिंदगी का अहम मोड़ साबित हुई। यहाँ एक बात समझाना जरूरी है, जॉन की शायरी में जो उदासी, तन्हाई और शिकस्त का एहसास नजर आता है उसे सिर्फ उनकी जाती जिंदगी के एक वाक़ये से जोड़ देना दुरुस्त नहीं होगा। उनकी शख्सियत में गहराई पहले से मौजूद थी। उनका फलसफायाना मिजाज, हिजरत का तजुर्बा, तन्हाई और जिंदगी को देखने का मुनफरिद अंदाज उनकी शायरी पर असर अंदाज हुआ। लेकिन यह भी हकीकत है कि मोहब्बत और जुदाई के तजुर्बात ने उनके जज्बाती इजहार को मजीद नुमाया किया। उनके बहुत से अशार में छोड़ने, फासले और नामुकम्मल ताल्लुकात की कैफियत महसूस होती है। मसलन शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूं मैं। यह शेर जॉन के उस हास अंदाज की अक्कासी करता है जहां वो मोहब्बत को भी सवाल बना देते हैं। जॉन की मोहब्बत की कहानी सिर्फ दो अफराद की कहानी नहीं थी, ये एक ऐसे शायर की कहानी थी जो अपने जज्बात को छुपा नहीं सकता। वो खुशी को भी शिद्दत से महसूस करता था और दर्द को भी। इसलिए उनकी शायरी में मोहब्बत सिर्फ एक खूबसूरत एहसास नहीं बल्कि एक फलसफायाना सवाल बन जाती है। जाहिदा से जुदाई के बाद जॉन की जिंदगी में तन्हाई का उनसर मजीद नुमाया हुआ, लेकिन उसी दौर में उनकी तहलीकी शख्सियत भी मजीद मजबूत हुई। उनके अल्फाज में वो दर्द आया जिसने बाद में लाखों लोगों को अपना एहसास महसूस करवाया। मगर जॉन एलिया की कहानी सिर्फ मोहब्बत और जुदाई तक महदूद नहीं,
उनके अंदर एक ऐसा शख्स भी था जो दुनिया, माशरे और अपनी जात से मुसलसल सवाल करता था। वो क्यों इतने बेचैन रहते थे, वो जिंदगी को इतनी मुख्तलिफ नजर से क्यों देखते थे, और आखिर उनकी शायरी में इतनी गहरी उदासी कहां से आई। अगले हिस्से में हम जॉन एलिया की शख्सियत, उनकी तन्हाई, उनकी सोच और उस मुनफरिद मजाज को समझेंगे जिसने उन्हें बाकी तमाम शायरों से अलग बना दिया। व्यूअर्स, कुछ लोग दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया जैसे उन्हें कभी मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाती। जॉन एलिया भी शायद उन्हीं लोगों में से एक थे। वो सिर्फ एक शायर नहीं थे, वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनके अंदर बैके वक्त कई दुनियाएं आबाद थी। एक तरफ इल्म का समुंदर, दूसरी तरफ जज्बात की शिद्दत, एक तरफ महफिलों की रौनक और दूसरी तरफ तन्हाई की खामोशी। जॉन की सबसे नुमाया हुसूसियत उनकी बेबाकी थी। वो बात को खूबसूरत बनाने के लिए उसे छुपाते नहीं थे, जो महसूस करते थे अक्सर उसी अंदाज में बयान कर देते थे। उनकी गुफ्तगू में तंज भी होता था, मजाक भी, और कभी कभी ऐसी तलही भी जो सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन उनकी इस बेबाकी के पीछे एक बहुत हसास इंसान मौजूद था। एक ऐसा इंसान जो दुनिया को आम लोगों से ज्यादा गहराई से महसूस करता था। वो छोटी छोटी चीजों में भी मायने तलाश करता था। मोहब्बत, जुदाई, वक्त, मौत और इंसान की कमजोरियां, ये सब उनके पसंदीदा मौज़ूआत थे। जॉन की शायरी में एक खास तरह की उदासी नजर आती है, लेकिन ये सिर्फ गम की शायरी नहीं है, ये एक सोचने वाले इंसान की आवाज है। वो सवाल करते हैं, इंसान आखिर खुश क्यों नहीं रह पाता, रिश्ते वक्त के साथ क्यों बदल जाते हैं, और जो चीज हमें सबसे ज्यादा अजीज होती है वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ क्यों देती है। व्यूअर्स, उनके एक मशहूर शेर में यही कैफियत नजर आती है। इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं, इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं, वगरना यूं तो किसी की नहीं सुनी मैंने। ये शेर जॉन के उस मजाज की तरफ इशारा करता है जहां एक तरफ जिद है और दूसरी तरफ अंदर छुपी हुई कमजोरी भी। जॉन को अक्सर एक उदास शायर के तौर पर याद किया जाता है। व्यूअर्स, जॉन को अक्सर एक उदास शायर के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी शख्सियत सिर्फ उदासी तक महदूद नहीं, वो बहुत ज़हीन, हाजिर जवाब और मजाक रखने वाले इंसान थे। उनकी महफिलें सिर्फ गम की बातों से बरी नहीं होती थी, वो अपनी गुफ्तगू से लोगों को हंसाते भी थे। उनका अंदाज ऐसा था कि लोग उनके अशार के साथ साथ उनकी गुफ्तगू भी याद रखते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी जिंदगी में तन्हाई का उन्सर बढ़ता गया। शायद हिजरत का दुख, शायद रिश्तों की पेचीदगियां, शायद अपनी जात से मुसलसल सवाल, ये सब चीजें उनकी शख्सियत का हिस्सा बनती गईं। यही वजह है कि जॉन के बहुत से अशार पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे शायर सिर्फ किसी और से नहीं बल्कि खुद अपने आप से गुफ्तगू कर रहा हो। मसलन, मैं रहा उम्र भर जुदा खुद से, मैं रहा उम्र भर जुदा खुद से, याद मैं खुद को उम्र भर आया। यह शेर उस कैफियत को बयान करता है जिसमें इंसान अपनी ही जात को समझने की कोशिश करता रहता है। जॉन एलिया की सबसे बड़ी खूबी शायद ये थी कि उन्होंने अपने कमजोर पहलू छुपाए नहीं। उन्होंने अपनी उलझनों, अपने सवालों और अपनी शिकस्तों को भी लफ्ज दे दिए। इसलिए उनकी शायरी बहुत से लोगों को अपनी कहानी महसूस होती है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब वो खुद से सवाल करता है। लेकिन जॉन की जिंदगी का ये पहलू जितना दिलचस्प है उतना ही उनका अदबी सफर भी अहम है। जॉन ने ऐसी किताबें तहलीक की जिन्होंने उसे उर्दू अदब में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। उसकी शायरी के मजमूए, उसका अंदाज,
और उसके अल्फाज आज भी लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। अगले हिस्से में हम जानेंगे जॉन एलिया की मशहूर किताबें, अदबी हिदमात और उन मजमूओं के बारे में जिन्होंने जॉन को उर्दू शायरी का एक मुनफरिद नाम बना दिया। व्यूअर्स, किसी शायर की असल पहचान सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं होती, बल्कि वो अल्फाज होते हैं जो वो दुनिया के लिए छोड़ जाता है। जॉन एलिया की जिंदगी जितनी मुनफरिद थी, उनकी शायरी भी उतनी ही मुख्तलिफ थी। वो ऐसे शायर नहीं थे जो सिर्फ खूबसूरत अल्फाज लिखते थे, वो लफ्जों के जरिए इंसान के अंदर छुपे हुए सवालात को सामने लाते थे। जॉन एलिया की शायरी में मोहब्बत भी है, लेकिन सिर्फ मोहब्बत की खुशी नहीं, इसमें जुदाई भी है, तन्हाई भी, फलसफा भी और जिंदगी को सोचने की बेकरारी भी। उनका अंदाज रवायती शायरी से मुख्तलिफ था। वो आम बात को भी ऐसे अंदाज में कहते थे कि कारी रुक कर सोचने लगता था। एक खास बात यह है कि जॉन एलिया ने अपनी शायरी का बड़ा हिस्सा जिंदगी के इब्तदाई अदवार में लिखा, लेकिन उनका पहला शेरी मजमुआ बहुत देर से शाया हुआ। उनकी पहली मारूफ किताब शायद 1990 में शाया हुई। उस वक्त तक जॉन एलिया एक तवील अदबी सफर तय कर चुके थे। ये किताब सामने आई तो क़ारीन ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक शायर की गजल नहीं, बल्कि एक मुकम्मल ज़हनी दुनिया है। शायद के बाद उनके कई शेरी मजमूए शाया हुए, जिनमें शामिल है यानी, गुमान, लेकिन, गोया। इन किताबों ने जॉन एलिया को उर्दू के नुमाया शोरा में शामिल कर दिया। हर किताब में उनकी सोच, उनका लहजा और जिंदगी को देखने का मुनफरिद अंदाज नुमाया नजर आता है। जॉन की शायरी की सबसे बड़ी खसूसियत यह थी कि वो बड़े फलसफायाना सवालात को आम फहमे अंदाज में बयान कर देते थे। वो मोहब्बत के बारे में लिखते तो कारी को सिर्फ महबूब याद नहीं आता, बल्कि अपनी जात भी याद आने लगती है। वो तन्हाई की बात करते तो लगता है जैसे शायर सिर्फ अपनी ही नहीं, हर इंसान की कैफियत बयान कर रहा हो। उनका एक मशहूर शेर है, कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजो हूं मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। ये शेर जॉन एलिया के अंदाज की बेहतरीन मिसाल है। एक तरफ मोहब्बत की खूबसूरती और दूसरी तरफ जिंदगी के खत्म हो जाने का एहसास, यही तज़ाद उनकी शायरी को खास बनाता है। लेकिन जॉन एलिया सिर्फ गजल के शायर नहीं थे, वो एक मुहक्कक और मुतरज्जम भी थे। उन्होंने उर्दू के साथ साथ मुख्तलिफ ज़बानों और अलूम का मुतालिया किया और अलमी कामों में भी हिस्सा लिया। उनकी शख्सियत में शायर के साथ एक दानिश्वर भी मौजूद था। जॉन एलिया का कमाल यह था कि उन्होंने मुश्किल हालात को भी ऐसे अल्फाज दिए जो आम कारी तक पहुंच गए। इसलिए आज उनकी शायरी सिर्फ अदबी हलकों तक महदूद नहीं, नौजवान नस्ल भी उनके अशार में अपनी कैफियत तलाश करती है। सोशल मीडिया के दौर में भी जॉन एलिया के अशार मुसलसल पढ़े और शेयर किए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर जॉन एलिया की शायरी में ऐसी क्या बात थी कि लोग आज भी उनसे इतना ताल्लुक महसूस करते हैं? उसका जवाब शायद ये है कि जॉन एलिया ने इंसान के उन जज्बात को अल्फाज दिए जिन्हें अक्सर लोग महसूस तो करते हैं मगर बयान नहीं कर पाते। वो मोहब्बत की नाकामी लिखते थे मगर असल में इंसान की अंदरूनी जंग लिख रहे थे। वो तन्हाई लिखते थे मगर असल में हर उस शख्स की आवाज बन जाते थे जो कभी खुद को अकेला महसूस करता है। जॉन एलिया की अदबी मेरास सिर्फ उनकी किताबें नहीं, बल्कि वो एहसासात हैं जो उनके अल्फाज पढ़ने वाले के दिल में पैदा होता है। और यही वजह है कि एक तवील अरसा गुजरने के बावजूद जॉन एलिया आज भी जिंदा महसूस होते हैं। लेकिन जॉन एलिया की शख्सियत सिर्फ उनकी किताबों तक महदूद नहीं थी। उनकी महफिलें, उनकी गुफ्तगू, उनका अंदाज़ बयान और उनके दिलचस्प वाक़यात उनकी शोहरत का एक बड़ा हिस्सा हैं। अगले हिस्से में हम जॉन एलिया के आखिरी अय्याम, बीमारी, वफात और इसके बाद उर्दू अदब पर उनके असरात को देखेंगे। व्यूअर्स, जिंदगी का एक असूल है, हर इंसान का सफर एक दिन एहतिताम तक पहुंच जाता है,
لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا جسم تو دنیا سے چلا جاتا ہے مگر ان کے الفاظ زندہ رہتے ہیں۔ جون ایلیا بھی انہی لوگوں میں شامل ہے۔ زندگی کے آخری برسوں میں جون ایلیا کی صحت پہلے جیسی نہیں رہی۔ عمر کے ساتھ ساتھ جسمانی کمزوری بڑھتی گئی، لیکن ادب اور شاعری سے ان کا تعلق ہمیشہ قائم رہا۔ وہ اپنی منفرد شخصیت، گفتگو اور شاعری کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا چکے تھے۔ جون ایلیا نے اپنی زندگی میں بہت سی نشیب و فراز دیکھے۔ ایک طرف انہیں علم، ادب اور محبت ملی اور دوسری طرف ہجرت، تنہائی اور زندگی کے مشکل تجربات بھی ملے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کی شاعری میں زندگی کی مکمل تصویر نظر آتی ہے، صرف خوشی نہیں یا صرف غم نہیں بلکہ انسان کی پوری کیفیت۔ ان کے آخری دور میں بھی ان کی مقبولیت قائم رہی۔ لوگ ان کے مشاعرے سنتے تھے، ان کی کتابیں پڑھتے تھے اور ان کے اشعار کو اپنی زندگی کے جذبات سے جوڑتے تھے۔ لیکن شاید جون ایلیا کی سب سے بڑی پہچان یہ بنی کہ انہوں نے انسان کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو زبان دی۔ اور پھر 8 نومبر 2002 کو کراچی میں جون ایلیا کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے ساتھ اردو ادب نے ایک ایسے شاعر کو کھو دیا جس کا انداز کسی اور سے ملتا نہیں تھا۔ انہیں کراچی میں سپرد خاک کیا گیا۔ لیکن کیا واقعی جون ایلیا ختم ہو گئے؟ شاید نہیں، کیونکہ کچھ لوگ اپنی زندگی سے نہیں اپنے کام سے پہچانے جاتے ہیں، اور جون ایلیا کے الفاظ آج بھی زندہ ہیں۔ آج بھی نوجوان ان کے اشعار پڑھتے ہیں، آج بھی ان کی کتابیں شوق سے خریدی جاتی ہیں، آج بھی ان کی شاعری مشاعروں، سوشل میڈیا اور ادبی محفلوں میں سنائی جاتی ہیں۔ یہ کسی بھی شاعر کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے کہ وقت گزرنے کے باوجود بھی لوگ اسے بھول نہ سکے۔ جون ایلیا کا کمال یہ نہیں تھا کہ انہوں نے صرف خوبصورت اشعار لکھے، بلکہ یہ تھا کہ انہوں نے انسان کے ان جذبات کو الفاظ دیے جنہیں لوگ اکثر بیان نہیں کر پاتے۔ تنہائی، محبت، ناکامی، حسن سوال، یہ سب ان کی شاعری کا حصہ بن گئے۔ ان کا ایک کافی فیمس شعر، شاید مجھے کسی سے محبت نہیں ہوئی، شاید مجھے کسی سے محبت نہیں ہوئی، لیکن یقین سب کو دلاتا رہا ہوں میں۔ یہ شعر جون ایلیا کے اس انداز کی نمائندگی کرتا ہے جہاں وہ اپنے جذبات کو بھی سوال بنا دیتے ہیں۔ آج جون ایلیا کو صرف ایک شاعر کے طور پر نہیں دیکھا جاتا، وہ ایک مکمل ادبی شخصیت کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ ایک ایسا شاعر جس نے اپنی کمزوریوں کو چھپایا نہیں، اپنی الجھنوں کو لفظ دیے اور اپنی تنہائی کو ایسے شاعری میں بدل دیا جو لاکھوں لوگوں کی آواز بن گئی۔ اسی کے ساتھ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں نیوز پیپر 786۔ فی الحال کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔